नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो बच्चे हम लोग को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस चल रही है। ओके, चाहे जो बच्चे सीयूईटी के लिए अपीयर हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, या जो बच्चे किसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपीयर होंगे, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपीयर होंगे, उन सब के लिए देखिए एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस चल रही है। सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। तो इस क्लासेस के माध्यम से हम लोगों ने देखिए प्रण लिया हुआ है कि 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉमर्स के। तो आज देखिए हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग आज कुल 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। हर पहले, दूसरे और ये तीसरे और चौथे वीडियो को मिलाकर कुल 300 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पुराने क्वेश्चंस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप लोग को वीडियो की पूरी मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप लोग पूरा का पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। ओके, और देखिए जो भी क्लासेस मैं कराता हूँ ना, उसका देखिए लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप स्वास्तिक 0421 डालेंगे तो भी हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ पे जाकर आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, ताकि क्लासेस के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहे। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। आज एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम का चौथा लेक्चर मैराथन सीरीज़ का क्लियर, जिसमें हम लोग 75 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को अब शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 76 है, 75 क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 75 क्वेश्चन जो प्रीवियसली मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप लोग पूरी की पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज का देखिए 76 क्वेश्चन जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज की क्लासेस में भी देखिए कुल 75 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अरेंज द ओलिगोपोली मॉडल्स एज पर ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि जो ये देखिए ओलिगोपोली मॉडल्स ये चारों दे रखे हैं आपको, उनको उनके विकास के क्रम में क्या बोलते हैं, अरेंज करना है। यानी कि सबसे पहले कौन सा मॉडल आया, फिर उसके बाद ऐसे कर करके आपको बताना है कि कौन सा ओलिगोपोली मॉडल पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए दिया आपका स्विस किंग डिमांड कर्व मॉडल, फिर न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न गेम थ्योरी मॉडल, फिर उसके बाद से कॉर्नर्स ड्यूपोलोई मॉडल, फिर उसके बाद से बॉमल्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। क्लियर, तो ये चारों में देखिए सबसे पहले जो आपका आया था वो आया था आपका कॉर्नर्स ड्यूपोली मॉडल, ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए आपका आया था स्वीजी किंग डिमांड कर्व मॉडल, ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए आपका आया था ये क्या बोलते हैं, न्यूमैन्स एंड मॉर्गनस्टर्न गेम थ्योरी मॉडल। फिर उसके बाद से आया था आपका बॉमल्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। यानी कि देखिए 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है आपसे, अरेंज द इवेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर ऑक्यूरेंस। यानी कि ये देखिए जो चारों इवेंट्स आपको दिए गए हैं, इनको इनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि सबसे पहले कौन सा होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, इस हिसाब से, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है अलाउइंग कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी एट मार्केट रेट इन द करंट अकाउंट, फिर उसके बाद से नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IDBI, फिर उसके बाद से नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, और उसके बाद से कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स फॉर कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक, तो ये जो पांचों पॉइंट आपको दिए हैं, इनको इसके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दैट मीन सबसे पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, इस हिसाब से। ठीक, तो चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो पहला वाला पॉइंट है आपका अलाउइंग कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी एट मार्केट रेट इन द करंट अकाउंट, ये देखिए जो हुआ था आपका ये 1994 में हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद से नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी का देखिए जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1972 में। फिर उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का देखिए जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1964। फिर उसके बाद से देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज यानी कि बिजनेस, इसका देखिए हुआ था 1956। और फिर उसके बाद से कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स फॉर कॉमर्शियल बैंक्स, इसको देखिए नरसिम्हन कमेटी ने आपका 92-93 में लाया था।
फाइनेंशियल ईयर 1992-1993 में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का, तो इसमें देखिए ए वाला आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले ये काम हुआ 1956 में, फिर उसके बाद से देखिए आपका थर्ड काम हुआ आईडीबीआई की स्थापना हुई, फिर उसके बाद से देखिए नेशनलाइजेशन हुआ आपका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का, फिर उसके बाद से देखिए अलाउइंग कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ एट द मार्केट रेट इन द करंट अकाउंट, और फिर उसके बाद से लास्ट में आपका हुआ था कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स फॉर कॉमर्शियल बैंकर्स। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 43215। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इन इंडिया द कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय, यानी कि भारत में कॉमर्शियल बैंक को बिजनेस करने के लिए लाइसेंस कौन देता है। ठीक, भारत में कॉमर्शियल बैंक को बिजनेस करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई या बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बताइए भारत में कॉमर्शियल बैंक को वर्क करने के लिए लाइसेंस कौन प्रोवाइड कराता है? तो याद रखिएगा भारत में कमर्शियल बैंक को लाइसेंस जो प्रोवाइड कराता है वो आरबीआई कराता है। ठीक, 79 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द प्रोविजन फॉर ऑफ जनरल रिजर्व इन बैंकिंग कंपनीज आर मेड कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ, यानी कि जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं आपकी, ठीक, तो बैंकिंग कंपनीज में देखिए जो प्रावधान बनाए गए हैं, प्रोविज़न बनाया गया है किसके लिए? जनरल रिजर्व, सामान्य संचय रखने के लिए बनाया गया है, वह आपका इन चारों में से किस प्रोविज़न पर आधारित है? यानी कि बैंकिंग कंपनीज में जनरल रिजर्व रखने के लिए जो प्रोविज़न बनाया गया है वो प्रोविज़न आपका इन चारों में से किस प्रोविज़न पर आधारित है? सबसे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 पे, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 पे, सेबी एक्ट 1992 पे, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा। ठीक, तो याद रखिएगा बैंकिंग कंपनीज में जनरल रिजर्व बनाने का देखिए जो प्रोविज़न आधारित है वो आपका बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के बेसिस पे आधारित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आपसे क्या कह रहा है। Which among the following is not true with regard to merchant banker, यानी कि मर्चेंट बैंकर से संबंधित ये जो पॉइंट्स दिए उस गए हैं उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है आपको बताना है। यानी कि मर्चेंट बैंकर से संबंधित इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है। तो देखिए जो मर्चेंट बैंकर होते हैं ना, मर्चेंट बैंकर एक्चुअली वो पर्सन्स होते हैं जो क्या बोलते हैं आपको असिस्ट करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। याद रखिएगा मर्चेंट बैंकर्स वो बैंकर्स होते हैं जो आपको असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। क्लियर? तो अब उनसे संबंधित कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला देखिए, इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, इट कैन एडवांस लोन्स, इट कैन डू अदर बैंकिंग एक्टिविटीज़, या इट कैन बी मैनेजर टू अ पब्लिक इशू। ठीक, तो इसमें से आप बताइए कि मर्चेंट बैंकर्स के इसमें से कौन से चीज़ों से संबंधित नहीं होंगे। अभी बताया मैंने मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं वो एक प्रकार से असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं फॉर द प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। क्लियर? तो देखिए अभी बताया मैंने कि ये देखिए एक पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स किस आधारित पे होते हैं कि ये देखिए जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको देखिए असिस्ट करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो देखिए कभी भी डिपॉजिट डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, तो पहला देखिए ट्रू नहीं है। ठीक, तो यानी कि पहला जिसमें वो करेक्ट हो जाएगा, तो ये देखिए ये दोनों कट गया। दूसरा, इट कैन एडवांस लोन, तो ये आपको बस असिस्ट करते हैं, लोन नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो ये भी करेक्ट है। इट कैन डू अदर बैंकिंग एक्टिविटीज़, तो ये देखिए अदर बैंकिंग एक्टिविटीज़ का काम इनका नहीं होता है। ठीक, तो ये भी देखिए ऑप्शंस गलत हो जाएगा। तो इट कैन बी मैनेजर टू अ पब्लिक इशू, ये देखिए होते हैं क्योंकि जो पब्लिक की इशू होती है उसी को देखिए मैनेज करने का काम करते हैं कि 1 2 3 ऑप्शन देखिए गलत है, तो इसीलिए ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 81 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल इफ, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है आपका वो फेवरेबल कब हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीज्ड, इंपोर्ट्स आर इंक्रीज्ड, डिवोल्यूशन ऑफ मनी, या बोथ ए एंड सी। तो बताइए आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल कब हो सकता है किसी कंट्री के लिए, जो बीओपी होता है वो फेवरेबल कब हो सकता है। ठीक, तो आप सब पढ़े होंगे जब एक्सपोर्ट्स को आप बढ़ाएंगे और मनी का डिवोल्यूशन करेंगे तब जाके आपका बीओपी फेवरेबल होगा। यानी कि इसका देखिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बोथ ए एंड सी। 82 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस आफ्टर मीटिंग all current and capital account obligations
ऑफ द कंट्री विथ रेस्ट टू द वर्ल्ड आर कॉल्ड। यानी कि देखिए आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो करंट और कैपिटल अकाउंट के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब जो दायित्व होता है, उसको पूरा करने के बाद, यानी कि करंट और कैपिटल अकाउंट के दायित्व को पूरा करने के बाद जो आपका फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस बचेगा, यानी कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के दायित्वों को पूरा करने के बाद जो आपका फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस बचेगा उसको क्या कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो करंट अकाउंट यानी कि चालू और पूंजी खाते से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के बाद जो आपका फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस बचेगा उसको क्या कहा जाएगा। ओन्ड रिजर्व, कंडीशनल रिजर्व, बोरोड रिजर्व या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के दायित्वों को पूरा करने के बाद जो फॉरेन एक्सचेंज का सरप्लस आपके पास बचेगा उसको हम लोग ओन्ड रिजर्व के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ देखिए आप लोगों को रात में 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ आज मिल जाएगी, पूरे 150 क्वेश्चंस की, पुराने क्वेश्चंस की भी और आज के भी क्वेश्चंस दोनों मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। मेजॉरिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्री हैव डैश इज दियर बीओपी। यानी कि जो डेवलप कंट्री होती है, तो डेवलप कंट्री देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ डेवलप कंट्रीज़ हैं, मतलब बहुत सी डेवलप कंट्रीज़ में जो देखिए उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो क्या होता है, डिफिसिट होता है, मतलब माइनस में होता है, इक्वल होता है बीओपी के, सरप्लस होता है या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं ना उनका देखिए जो बीओपी होता है ना वो हमेशा सरप्लस बीओपी होता है। याद रखिएगा एक डेवलप कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा सरप्लस में होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 अब आपसे क्या कह रहा है। की करेंसी एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली आर नोन। यानी कि वह करेंसी जो आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है वह कौन सी करेंसी है, आपको बताना है कि वह करेंसी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। यूएस डॉलर, यूके पौंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर स्टर्लिंग या बोथ ए एंड बी। तो देखिए यूएस डॉलर आप सब जानते हैं इंटरनेशनल करेंसी और साथ ही साथ यूके पौंड स्टर्लिंग भी एक इंटरनेशनल करेंसी की कैटेगरीज में आता है, तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, तो ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर करिएगा। सबसे पहले देखिए असर्शन क्या कह रहा है आपसे। प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज ड्यू टू सरप्लस इन द बीओपी ऑफ डेवलप कंट्रीज। तो देखिए असर्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी में देखिए जो मतलब इंटरनेशनल लिक्विडिटी की देखिए जो प्रॉब्लम होती है वो सरप्लस की वजह से होती है बीओपी के, और ये सभी सरप्लस बीओपी अभी हम लोग पढ़ें किस कंट्री का होता है, डेवलप कंट्रीज़ का होता है। तो ये पूरा ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर डेवलप कंट्रीज आर क्रेडिटेड ऑफ एलडीसीज एंड डू नॉट टेक इन गेटिंग रिड ऑफ देयर सरप्लसेस। यानी कि देखिए रीज़न आपसे कह रहा है जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, वो देखिए कम विकसित देश, एलडीसी का फुल फॉर्म देखिए होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। याद रखिएगा लीस्ट डेवलप कंट्रीज़। तो देखिए जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ से क्या है, क्रेडिटर्स हैं। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज से क्या है, क्रेडिटर्स हैं। एंड डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन गेटिंग रीड ऑफ दियर सरप्लसेस। ठीक, और वो अपने अधिशेष से देखिए छुटकारा पाने में कोई भी रुचि नहीं लेते हैं। तो ये भी देखिए रीज़न भी करेक्ट है, यानी कि असर्शन भी देखिए करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, और ये देखिए दोनों आपका लिक्विडिटी से संबंधित ही बात कर रहा है, तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसलिए देखिए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। कॉज ऑफ इनएडुकेसी ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तरलता है, ठीक, इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, उसकी अपर्याप्तता के इनएडुकेसी के क्या कारण है। यानी कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी के इनएडुकेसी के क्या कारण है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की अपर्याप्तता के क्या कारण है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विडिटी इज इवन अमंग वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सप्लाई ऑफ गोल्ड इज लिमिटेड, बोथ ऑफ डॉलर इज अल्टीमेटली लिंक्ड विथ गोल्ड स्टॉक या बोथ बी एंड सी। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए सीधे सीधे सब क्वेश्चन में बोल दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विडिटी इवन अमंग वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो इसकी इन एडुकेशन ही एडुकेसी बता रहा है। फिर सप्लाई ऑफ गोल्ड इज लिमिटेड, तो देखिए लिमिटेड आ गया, एक नेगेटिव वर्ड है तो ऑब्वियसली आंसर बनेगा। और सप्लाई ऑफ डॉलर इज अल्टीमेटली लिंक विथ गोल्ड स्टॉक।
तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसीलिए डी इसका करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी, कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी में देखिए जो इनएडुकेसी के कारण होते हैं वो ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 ध्यान दीजिए, अब आपसे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन है कि देखिए आपका था कि निजीकरण के तरीके कौन कौन से होते हैं, आपको बताना है निजीकरण के कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला देखिए आपका डाइवेस्टिचर, फिर डिनेशनलाइजेशंस, फिर उसके बाद से फ्रेंचाइजिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो प्राइवेटाइजेशंस होता है, निजीकरण होता है, वो निजीकरण के इन चारों तरीकों द्वारा होता है। सबसे पहला देखिए आपका डाइवेस्टिचर, दूसरा आपका देखिए डिनेशनलाइजेशंस, और फिर उसके बाद से फ्रेंचाइजिंग। इन तीनों के माध्यम द्वारा निजीकरण किया जा सकता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, FIPB का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछा है FIPB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FIPB का फुल फॉर्म देखिए होता है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, यानी कि सी विल बी करेक्ट। 89 देखिए आपसे क्या कह रहा है, FIIA का फुल फॉर्म क्या होता है, FIIA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FII का देखिए IIA का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल एसोसिएशंस, यानी कि ए आपका करेक्ट होगा। 90 देखिए आपसे क्या कह रहा है, MNC इज़ अ कंपनी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो कौन सी कंपनी होती है, वो आपसे पूछा है। MNC कौन सी कंपनी होती है, तो सबसे पहला अ फर्म दैट ओज शेयर्स इन फॉरेन कंपनी बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपनीज डिसीजन मेकिंग। तो ये देखिए गलत है, MNC जो होगा वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में। दूसरा आपका देखिए बोल रहा है दैट कंट्रोल प्रोडक्शन आउटसाइड द नेशंस, तो प्रोडक्शन देखिए डिपेंड करता है डिमांड पे, सब जानते हैं, तो ये कंट्रोल करने की बात नहीं हो सकती, जितनी डिमांड होगी उतनी प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा। तीसरा, फर्म ओइंग अ चेन ऑफ सुपर मार्केट आउटलेट आउटसाइड इट्स ओन ऑफ ओरिजिन, ये देखिए करेक्ट है कि एक देखिए जो फर्म होता है उसका देखिए एक चेन होता है सुपर मार्केट आउटलेट की तरह, जो किसी भी कंट्री के क्षेत्र के बाहर होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए US की कोई MNC हमारे इंडिया में, या UK की कोई MNC, समझ रहे हैं ना, तो एक क्षेत्र से देखिए दूसरे क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, तो सी विल बी टोटली करेक्ट। लास्ट भी पढ़ लेते हैं वैसे, अ फाइनेंस कंपनी ट्रांसफरिंग इट्स हेडक्वार्टर एंड ऑल इट्स एक्टिविटीज़ फ्रॉम UK टू द US, ऐसा कुछ नहीं है, UK US जर्मनी फ्रांस रशिया इटली इस सारी कंट्रीज़ में MNC को रूल्स को फॉलो करती है। दैट मीन्स उन सारी जो कंपनियाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जिनके ब्रांचेस देखिए 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में होते हैं, वो आपकी MNC का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ आंसर करके बताइएगा, MNC बड़ा होता है या GNC? देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट करके सही बता रहे हैं। MNC बड़ा होता है, GNC बड़ा होता है? क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। 91 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स, यानी कि FDI में देखिए क्या इन्वॉल्व्स होता है आपको बताना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या इन्वॉल्व्स होता है। सो अ स्पेक्यूलेटर ट्राइंग टू मेक अ प्रॉफिट बाय बाइंग कंपनी शेयर ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए जब आपका किसी स्टॉक एक्सचेंज से कोई कंट्री का पर्सन, मतलब मान लीजिए US का कोई पर्सन इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज से देखिए शेयर्स खरीद रहा है, मतलब इंडिया में देखिए एक तरह से इन्वेस्ट ही करेगा वो। तो जब हम लोग किसी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू देखिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो FDI नहीं FII कहलाता है, ये याद रखिएगा। जब भी किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट होगी तो वो FDI नहीं FII के थ्रू होती है, तो ये गलत हो गया। अ टूरिस्ट परचेजिंग फॉरेन करेंसी टू स्पेंड ऑन अ हॉलीडे अब्रॉड, ये भी देखिए गलत है। अ UK एनर्जी कंपनी बाइंग टेरिटरी अब्रॉड वेयर इट एक्सपेक्ट टू फाइंड ऑयल रिजर्व। और लास्ट आपका बोल रहा है a company signing an agreement with a wholesaler to distribute its products in foreign markets। ओके, तो देखिए जो FDI होता है उसका मतलब होता है कि आपका एक देश से कोई कंपनी दूसरे देश में आके इन्वेस्टमेंट करे और अपने बिजनेस को स्थापित करे, तो इसीलिए देखिए इसका आंसर सी टोटली करेक्ट बनेगा। कैसे? क्योंकि देखिए एक UK की एनर्जी कंपनी देखिए बाइंग टेरिटरी अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड में देखिए कोई टेरिटरी आपकी खरीद रही है और वहाँ पे देखिए अपने ऑयल रिजर्व को रख रही है, जैसे इंडिया देखिए US में अपने ऑयल रिजर्व को रखा हुआ है, तो वो देखिए आपका FDI कहलाता है। ठीक, 92 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which of the following can be calculated for grouped data with open end classes? यानी कि देखिए आपसे बोल रहा है सवाल में कि इन चारों में से कौन सा कैलकुलेट किया जा सकता है फॉर ग्रुप्ड डेटा के लिए।
एक ग्रुप डेटा के लिए जो ओपन एंडेड क्लासेस में हो। इन चारों में से कौन सा ऐसा कैलकुलेशन होगा जो देखिए आपका ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट होगा विथ ओपन एंडेड क्लासेस, मीन, मीडियन, मोड या बोथ बी एंड सी। तो देखिए मीन कभी भी आपका क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा विथ ओपन एंडेड क्लासेस के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होता, यानी कि इसका आंसर देखिए बनेगा मीन एंड मीडियन एंड मोड, तो बोथ बी एंड सी, ये दोनों आपका ग्रुप डेटा विथ ओपन एंडेड क्लासेस बेसिस पे कैलकुलेट होता है। 93 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स, यानी कि आपको बताना इन चारों में से कौन सा आपका रिलेटिव मेजर्स है डिस्पर्सन्स का। डिस्पर्सन्स का रिलेटिव मेजर है वेरियांस, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस बोथ ए एंड बी या नीदर ए और बी। तो देखिए रिलेटिव मेजर्स बताना है ना, ध्यान दीजिए रिलेटिव मेजर बताना है ना, तो रिलेटिव मेजर्स जहाँ भी होगा यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा कोफिशिएंट होगा। जब भी रिलेटिव मेजर्स की बात करेगा तो याद रखिएगा हमेशा कि किसी न किसी चीज़ का कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है, तो इसीलिए देखिए कोफिशिएंट से संबंधित एक ही ऑप्शन है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस, तो वही आंसर होगा। याद रखिएगा रिलेटिव मेजर्स में सारे के सारे कोफिशिएंट्स वाली वैल्यू आती है, लाइक कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, समझ रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके रिलेटिव मेजर्स होते हैं। 94 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन टेबल द वर्डिंग ऑफ स्टब्स एंड कैप्शन शुड बी, यानी कि देखिए किसी टेबल में, किसी तालिका में जो वर्डिंग होती है, शब्द होते हैं, वो स्टेप्स और कैप्शंस के फॉर्म में जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, एज डिटेल्ड एज पॉसिबल, एज ब्रीफ एज पॉसिबल, टू द पॉइंट या बी एंड सी। तो देखिए जो वर्डिंग होती है ना किसी भी तालिका में, वो याद रखिएगा छोटी से छोटी होनी चाहिए, दैट मीन्स एज ब्रीफ एज पॉसिबल। 95 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, सैम्पलिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन कॉल्ड डैश ड्रॉन फ्रॉम इट, यानी कि देखिए जो सैम्पलिंग है वह एक प्रोसेस होता है लर्निंग का, लर्निंग प्रोसेस होता है किसका, पॉपुलेशंस का, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशंस, क्लियर। तो कॉल्ड पैरामीटर, स्टैटिक्स, सैम्पल या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा सैम्पलिंग हमेशा जो मतलब सैम्पलिंग जो होती है वो हमेशा सैंपल का होता है, ठीक, तो वो सी करेक्ट होगा। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या होता है, मैं आप लोग को थोड़ा समझा दे रहा हूँ, वेट अ सेकेंड। देखिए सैंपल जो होता है ना आपका, सैंपल होता है आपका डेटा जो आप लोग जो डेटा आप लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, दो माध्यम से कर सकते हैं, आपको पता होगा, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, ये आपका सैंपल, ये आपका डेटा होता है, ठीक। और जो सैम्पलिंग होती है ना, सैम्पलिंग में आता है आपका टू क्लासिफिकेशंस एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, याद रखिएगा। एनालिसिस ऑफ डेटा, तो सैंपल में बस देखिए हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन सैम्पलिंग में क्या करते हैं, जो डेटा हमको कलेक्ट हुआ उसका क्लासिफिकेशन और उसको एनालिसिस करके फिर उसके बेसिस पे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्लियर। तो इसीलिए इसका आंसर देखिए बनेगा 95 का सी। 96 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, डैश स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल as the sample size increases the result tends to be more reliable and accurate, यानी कि अगर सारी परिस्थितियां सामान्य रहें, ठीक, तो जब आपका सैंपल साइज देखिए इंक्रीज करेगा तो द रिजल्ट टेंड्स टू मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट, तो उस जो आपका परिणाम होगा फिर वो आपका अधिक विश्वसनीय और सटीक होगा, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो बताइए आपका कि अगर सारी परिस्थितियां सामान्य हो, ठीक, और अगर आपका सैंपल साइज इंक्रीज कर रहा है, याद रखिएगा जो आपने सैंपल कलेक्ट किया उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, तो जो आपका परिणाम होगा वह अधिक रिलायबल और एक्यूरेट कब होगा, ठीक, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका काम करेगा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा ब्लर है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसलिए बोल बोल के कराऊंगा कि अ स्टैटिकल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस
हैज़ टू पास थ्रू इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक, यानी कि देखिए जो आपकी सांख्यिकी जांच होती है उसको किन क्रम से गुजरना पड़ता है वो आपको बताना है, किन किन क्रम से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले प्लानिंग एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, तो देखिए सब जानते हैं सबसे पहले प्लानिंग का काम ही होता है, तो पहला ऑप्शन तो सबसे पहले होगा। तो पहला देखिए इसको छोड़ के बाकी सब में दिख रहा है। फिर उसके बाद से एडिटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। ठीक, तो देखिए जो डेटा हम लोग मतलब प्लानिंग कर लिए, फिर उसके बाद से उस जो डेटा हम लोग करेक्ट करेंगे उसमें देखिए एडिटिंग का काम करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन का काम करेंगे, यानी कि 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद से कलेक्टिंग ऑफ डेटा, जी बिल्कुल, फिर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो 1 2 3 सीक्वेंस वाइज देखिए ये काट देंगे हम लोग। फिर उसके बाद से एनालिसिस ऑफ डेटा, हाँ तो फिर देखिए जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा, फिर उसके बाद से इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंट रिपोर्ट किया जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर देखिए ये बनेगा। सबसे पहले याद रखिएगा प्लानिंग होगी, फिर एडिटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा, फिर उसके बाद से डेटा कलेक्ट होगा, फिर उसके बाद से डेटा को एनालाइज किया जाएगा, फिर उसके बाद से उसको इंटरप्रिटेशन करके रिपोर्ट फाइनल कर दी जाएगी। यानी कि लास्ट में हमेशा याद रखिएगा रिपोर्टिंग का काम होता है और सबसे पहले प्लानिंग का काम होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 98। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी एन इन्वेस्टिगेटर मस्ट पोजेस इन कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। यानी कि देखिए जब प्राथमिक समंक आपके कलेक्ट किए जाते हैं तो उसमें देखिए जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो आपका ये प्राइमरी समंक या डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए उससे संबंधित क्वेश्चन कर रहा है आपसे। यानी कि जब इन्वेस्टिगेटर आपका प्राइमरी डेटा कैलकुलेट करता है तो उसके अंदर क्या गुण, क्या विशेषताएं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहला स्किल, दूसरा टैक्ट, तीसरा एक्यूरेसी, चौथा न्यूट्रलिटी और पांचवा पर्सनल बायस। तो याद रखिए जब भी प्राइमरी डेटा कैलकुलेट किया जाएगा तो उसमें देखिए जो इन्वेस्टिगेटर्स की क्वालिटीज़ होगी उसमें सबसे पहले उसका स्किल्स मैटर करेगा। तो स्किल्स देखिए किसमें, सिर्फ पहले वाले में, यानी कि यही देखिए आंसर बन जाएगा। टैक्टफुल होना चाहिए उसको, एक्यूरेसी के साथ करना चाहिए और न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। पर्सनल बायस पे नहीं कर सकता है वो। जो भी डेटा कैलकुलेट लेंगे हम लोग वो डेटा अपने आधार पे नहीं ले सकते हैं हम लोग, जिस आधार पे हमको रिपोर्ट तैयार करनी है उस आधार पे लेंगे। तो इसलिए पांचवा देखिए अपने आप गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 99 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है। ठीक, जो यानी कि अनुसूची होती है, वो प्रश्नों की एक पूरी सूची होती है। विच इज फिल्ड इन बाई वाइल क्वेश्चन एयर इज फिल्ड इन बाई द ब्लैंक्स देमसेल्व्स। ठीक, जिससे तब भरा जाता है जब प्रश्नावली को रिक्त स्थानों में स्वयं भरा जाए। याद रखिएगा जिसे क्या बोलते हैं, तब भरा जाता है जो ब्लैंक कॉलम बॉक्सेस होते हैं, ब्लैंक्स स्थान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, खुद भरा जाए, स्वयं भरा जाए, तो वो क्या कहलाता है आपका एन्यूमरेट्स, इन्फॉर्मेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स एन्यूमरेट्स, इन्वेस्टिगेटर्स और इन्फॉर्मेंट्स, या बोथ ए एंड सी। ठीक, तो याद रखिएगा कि शेड्यूल जो आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चंस का पार्ट होता है, मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है, जिसमें देखिए विच इज़ फिल्ड बाय वाइल क्वेश्चनेयर इज फिल्ड, यानी कि जब देखिए क्वेश्चनेयर्स के माध्यम से हम लोग उस शेड्यूल्स को क्या करते हैं, फिल करते हैं, और जो ब्लैंक डेटा होता है उसको खुद अपने मन से भरते हैं, वो आपका एन्यूमरेट्स और इन्फॉर्मेंट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 100वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग द क्लास इंटरवल्स। यानी कि किस मेथड के आधार पर क्लास इंटरवल बनाया जाता है। तो आपको पता होगा 2 सीरीज होती है, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव, तो उन्हीं आधार पर बनता है। यानी कि देखिए एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों आपका करेक्ट होगा, तो बोथ ए एंड बी। अब देखिए जो आपका एक्सक्लूसिव सीरीज होता है ना, वो सीरीज आपकी ऐसे होती है, जैसे देखिए 0 से शुरू हुआ 10 पे ख़त्म, फिर 10 से शुरू हुआ 20 पे ख़त्म, फिर 20 से शुरू हुआ 30 पे ख़त्म। समझ रहे हैं ना, मतलब जिस पे शुरू होगा, जिस पे ख़त्म होगा उसी पे शुरू होगा, ऐसे आपका होता है एक्सक्लूसिव सीरीज़। लेकिन जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है ना, वो ऐसा नहीं होता। इंक्लूसिव सीरीज़ देखिए जैसे आपका 0 पे ख़त्म शुरू हुआ, 9 पे ख़त्म हुआ, फिर देखिए 10 पे शुरू हुआ, 19 पे ख़त्म हुआ। समझ रहे हैं, तो ये देखिए आपका इंक्लूसिव सीरीज़ का उदाहरण होता है कि जिस पे वो ख़त्म हो उस पर शुरू ना हो। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, उसमें फिर क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, फिर एक साइड उसको देखिए क्या करते हैं, घटाते हैं और एक साइड जोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, ये मैचिंग का क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 को देखिए लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस, डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस, फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, फिर यहाँ पे देखिए ऑफर एक्सपर्ट एडवाइस, फिर उसके बाद से नॉट अ होमोजीनियस एंड कॉम्पैक्ट ग्रुप, फिर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, फिर उसके बाद से बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि अब देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब इस आधार पे हमको मैचिंग करनी है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे यहाँ था मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन देखिए क्या होता है आपका, नॉट अ होमोजीनियस एंड कॉम्पैक्ट ग्रुप। क्लियर, तो इसमें 2 आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद से देखिए आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये देखिए ऑफर एक्सपर्ट एडवाइज होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, मतलब देते हैं, तो ये देखिए फर्स्ट हो जाएगा। फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस देखिए जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के, याद रखिएगा। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज आर द बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट, तो इसका 4 हो जाएगा। फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का, 3, तो 2 1 4 3 विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी देखिए विल बी करेक्ट। ठीक, अब 102 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, यानी कि इसमें से स्टाफिंग के एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो आपको बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट, भर्ती बिल्कुल होता है, सिलेक्शंस चयन बिल्कुल होता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये देखिए तीनों के तीनों आपके क्या हैं, स्टाफिंग के एस्पेक्ट्स हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो सोशल इंटरेक्शंस, फ्रेंडली टॉक्स डिस्कस्ड इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ, तो देखिए जो फ्रेंडली टॉक्स होता है और सोशल इंटरेक्शंस जो होता है वो देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में ही होता है, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजंस देखिए आपसे क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नंबर्स of organizations who are not officially attached to other is known as informal communication। तो ये भी देखिए करेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है आपका, फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी अगर सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी के साथ देखिए कुछ चैटिंग कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, फ्रेंडली टॉक्स कर रहे हैं, तो देखिए एक डिपार्टमेंट का आदमी दूसरे डिपार्टमेंट के आदमी से बात कर रहे हैं ना, तो ये देखिए इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू। क्लियर। 104 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन विच लीडरशिप स्टाइल सबऑर्डिनेट देमसेल्व्स टू मेक डिसीजंस, यानी कि किस टाइप की लीडरशिप में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं उनको देखिए खुद डिसीजन लेने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि जो किस टाइप के लीडरशिप में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको डिसीजन लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तो फ्री रेन स्टाइल, कंसल्टेटिव स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल या नन ऑफ द अबव। तो देखिए वह लीडरशिप जिसमें आपके सबऑर्डिनेट को डिसीजन लेने का अधिकार होता है वो होता है फ्री रेन स्टाइल। 105 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, फॉर अ मार्केट सेगमेंट टू बी इफेक्टिव टारगेट अ मार्केट सेगमेंट शुड बी, यानी कि मार्केट सेगमेंट से संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो मार्केट सेगमेंट शुड बी कैसा होना चाहिए आपका, ये सब्सटेंशियल, डिफरेंशिएबल, एक्शनेबल, मेजरेबल या एक्सेसिबल। तो देखिए जो मार्केट का सेगमेंटेशन होता है ना टू बी इफेक्टिव टारगेट, वो आपका सब्सटेंशियल भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, एक्शनेबल भी होता है, मेजरेबल भी होता है और एक्सेसिबल भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। 106 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ मार्केट रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि मार्केट रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स को हमको करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। मार्केट रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स को हमको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ अप्रोच टू द प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम हम लोग पता करेंगे कि क्या समस्या आ रही है, समझ रहे हैं आप लोग। तो दूसरा देखिए जिसमें स्टार्टिंग हो रहा है वो करेक्ट होगा, तो ये करेक्ट होगा। फिर उसके बाद से फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शंस, फिर रिसर्च डिज़ाइन फॉर्मुलेशंस, फिर डेटा प्रिपरेशंस एंड एनालिसिस, फिर रिपोर्ट प्रेजेंटेशंस एंड प्रेजेंटेशंस। तो देखिए रिपोर्ट का काम अभी मैंने बताया हमेशा लास्ट में होता है, तो 6 तो लास्ट में आएगा। क्लियर। तो अब देखिए सबसे पहले तो आपका हो गया प्रॉब्लम डेफिनेशंस, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, डेवलप्ड ऑफ एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम होगी उससे संबंधित कोई एक अप्रोच डेवलप की जाएगी। फिर उसके बाद से देखिए रिसर्च डिज़ाइन जो होगा उसको फॉर्मुलेशंस होगा। फिर उसके बाद से आपका जो क्या बोलते हैं फील्ड डेटा का कलेक्शन किया जाएगा, यानी कि फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शंस। फिर उस डेटा को देखिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे और लास्ट में अपनी रिपोर्ट तैयार कर देंगे, यानी कि 2 1 4 यही देखिए करेक्ट हो जाएगा, 2 1 4, फिर 3 5 6। फिर 107 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, मार्कअप प्राइसिंग,
अब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग और पेनेट्रेशन प्राइसिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड अंडर द कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड, यानी कि इन चारों में से कौन से मेथड को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, नॉट कॉमनली यूज्ड किसके लिए, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के लिए। कौन सा मेथड इन चारों में से हम लोग कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड के लिए यूज़ नहीं करते। तो देखिए जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है ना, ये कभी भी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के लिए यूज़ नहीं की जाती है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो देखिए जो आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जब देखिए कोई न्यू प्रोडक्ट क्या बोलते हैं मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तो उसका देखिए दाम क्या रखा जाता है, कम की रखा जाता है। क्यों कम रखा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके फॉर द परचेजिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। ओके, और बाद में उनका दाम बढ़ा दिया जाएगा। तो इसीलिए देखिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होगा कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसका दाम देखिए सस्ता किया, मतलब कम रखा जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। और जब आपका उस प्रोडक्ट की गुडविल मार्केट में अच्छी बन जाती है तो उस प्राइस का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाता है। तो ये देखिए कोई मैथड नहीं है कॉस्टिंग का, ठीक, ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। 108 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, पोस्ट परचेस डिससेटिस्फैक्शंस इन मार्केटिंग इज नोन एज, यानी कि देखिए जो पोस्ट परचेस डिससेटिस्फैक्शंस होती है, यानी कि खरीदने के बाद, याद रखिएगा खरीदने के बाद जो डिससेटिस्फैक्शंस होती है कस्टमर्स को, वो मार्केटिंग में क्या कही जाती है, कैवेट एम्प्टर, पोजिस्टिंग, कॉग्निटिव डिसऑनेंस या ब्रांड लॉयल्टी। तो देखिए खरीदने के बाद अगर कोई डिससेटिस्फैक्शंस होता है तो मार्केटिंग में उसको हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द मैन्युफैक्चरर्स इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल और एडॉप्ट मेथड्स सच एज ट्रेडिंग इज एटसेट्रा, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की किस स्टेजेस में जो एक मैन्युफैक्चरर होता है वो इंट्रोड्यूस करता है न्यू मॉडल्स या अडॉप्ट मेथड या न्यू मेथड को अडॉप्ट करता है फॉर द ट्रेडिंग। इंट्रोड्यूसिंग में, ग्रोथ में, मैच्योरिटी में या डिक्लाइन में। तो देखिए क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग से संबंधित मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं या कोई न्यू मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहा है, तो इसीलिए देखिए जो ग्रोथ स्टेजेस होती है उसमें ये फॉलो किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अरेंज टर्म इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि देखिए अरेंज दैम, सॉरी, जो ये चीज तीनों पॉइंट्स दे रखा है इसको करेक्ट सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइनिंग द फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज, डिटरमाइनिंग द राइट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक। तो इसको हमको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए इंसान क्या करता है, कितनी कैपिटल की ज़रूरत होती है उसका देखिए एस्टिमेट तैयार करता है, तो इसीलिए इसमें सबसे पहले ये होगा। फिर उसके बाद से देखिए डिटरमाइनिंग द फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज, फिर उसके बाद से डिटरमाइनिंग द राइट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी कि सबसे पहले 3 फिर 1 फिर 2, यानी कि सी विल बी करेक्ट। 111 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, ओके। तो विच गिवन फैक्टर अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल ऑफ कंसर्न्स, यानी कि इन पांचों फैक्टर्स में से कौन सा किसी कंपनी के वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस, फिर उसके बाद से देखिए स्केल ऑफ ऑपरेशंस, फिर उसके बाद से क्रेडिट अलाउड, फिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशंस। तो कभी भी याद रखिएगा डिफ्लेशंस वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता है, डिफ्लेशन कभी भी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा। तो 5 देखिए जिसमें उसको काट दीजिए, बाकी ये चारों के चारों करेक्ट है। बोले तो नेचर ऑफ बिजनेस भी आपका वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस भी, क्रेडिट अलाउड भी और इन्फ्लेशंस भी, यानी कि बी विल बी करेक्ट। अब देखिए स्टेटमेंट पे इस क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो देखिए पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पढ़ते हैं, इट्स गोल्स इज टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अ पास्ट एंड फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि इसका आंसर देखिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 113 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि देखिए इंटरव्यू प्रोसेस में जो सीक्वेंस होती है उसको करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। इंटरव्यू प्रोसेस में जो सीक्वेंस होती है उसको करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले इवैल्यूएशंस, तो इवैल्यूएशंस कभी भी नहीं होता है, वो लास्ट में होता है, ये याद रखिएगा। तो
लास्ट, फिर उसके बाद से रेफरेंस चेक, फिर कंडक्ट एन इंटरव्यू, फिर उसके बाद से क्लोजिंग एन इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं उसमें सबसे पहले क्या चेक किया जाता है कि रेफरेंस क्या है आपका। ठीक, तो सबसे पहले रेफरेंस चेक होगा। फिर उसके बाद से देखिए इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद हम लोग उस पर इवैल्यूएशन करेंगे और फिर इंटरव्यू को क्लोज कर देंगे, यानी कि 2 3 1 4 विल बी करेक्ट। 114 पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमको मैच करना है। तो देखिए लिस्ट 1 में आपसे क्या कह रहा है, मैन पावर, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, फिर रीइंफोर्समेंट एंड एडवांसमेंट और फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब इसमें देखिए प्रमोशंस, जॉब एनालिसिस, यूज द क्राइटेरिया एंड मेजर्स डेवलप्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्लेसमेंट। तो देखिए मैन पावर आपका इसी से हो जाएगा सीधे सीधे, कि ये देखिए क्राइटेरिया होता है जिसमें हम लोग मीजर्स चेक करते हैं डेवलपमेंट का रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्लेसमेंट। तो इसमें देखिए आपका 3 होगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद से देखिए फोर्स एज मैन पावर नीड बेस्ड ऑन द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी ट्रेंड। क्लियर। तो इसमें देखिए जो आपका आएगा ना कि फोर्स एज मैन पावर नीड्स बेस्ड, यानी कि देखिए आवश्यकता के आधार पर देखिए जब मैन पावर को अरेंज किया जाएगा फॉर द मेकिंग ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, तो ये देखिए सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट के बेसिस पे होगा, क्योंकि किस व्यक्ति को कौन से प्लेस पे रखना है वो इसमें ध्यान दिया जाएगा, तो ये होगा। फिर उसके बाद से रीइंफोर्समेंट एंड एडवांसमेंट, तो इसमें देखिए जो आएगा आपका वो आएगा जॉब एनालिसिस। रीइंफोर्समेंट और एडवांसमेंट का काम जॉब एनालिसिस में है। और फिर देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी कि प्रमोशंस। तो 3 4 2 1 बी विल बी करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 115 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एफ डब्ल्यू टायलर एडवोकेटेड फॉर, यानी कि एफ डब्ल्यू टायलर जो थे वो किसके एडवोकेट थे, पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल वेज रेट्स, टाइम रेट सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा एफ डब्ल्यू टायलर जो थे वो आपके डिफरेंशियल वेजेस रेट के एडवोकेट थे। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि इन चारों में से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रबंधकीय कार्य नहीं होता है, वो आपको बताना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रबंधकीय कार्य नहीं होता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या रिट्रेचिंग। तो देखिए रिट्रेचिंग का काम कभी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में नहीं होता है, ये उसका मैनेजरियल फंक्शंस नहीं है। 117 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन विच इनोवेशंस मॉडल और स्ट्रेटेजी द कंपनी एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एंटायर इनोवेशंस प्रोसेस इन हाउस एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द इनोवेशंस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। यानी कि देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस इनोवेशन मॉडल या स्ट्रेटेजी में जो कंपनी होती है, ठीक, एज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंटायर इनोवेशन प्रोसेस इन हाउस, यानी कि देखिए वो क्या बोलते हैं, वो पूरी की पूरी जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इंटायर इनोवेशन प्रोसेस के लिए बिजनेस कंसर्न्स में एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में। तो ये किस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो ये किस इनोवेशन मॉडल या स्ट्रेटेजी के तहत होता है जिसमें स्टार्ट टू एंड इनोवेशन पे काम किया जाता है, ठीक। तो ऑर्केस्ट्रस मॉडल, फिर उसके बाद से इंटीग्रेटर मॉडल, फिर उसके बाद से लाइसेंसर मॉडल या लाइसेंसी मॉडल। तो याद रखिएगा जब कोई कंपनी स्टार्टिंग से एंड तक इनोवेशंस प्रोसेस पे काम करती रहती है तो वो हमेशा याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड मॉडल होता है। 118 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ क्या करना है, आपको मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, फंक्शनल और फॉर्मल अथॉरिटी, ठीक। अब यहाँ पे आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा इसके साथ मैच होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे, सम पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशंस आर वेस्टेड विथ प्राइमरी सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो देखिए जो लाइन अथॉरिटी होता है वही आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ अथॉरिटी में आता है, यानी कि इसमें तो एक बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। और आगे बात करते हैं सेकंड वाला, देखिए किस में आना चाहिए, सम पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशंस हैव लेजिटिमेट राइट टू एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस एंड ऑर्डर। तो देखिए एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस रिगार्डिंग द ऑर्डर्स जो होता है वो आपका फंक्शनल्स में आएगा, यानी कि सी का 2। फिर सम पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन लैक इंडिपेंडेंटल फॉर्मल अथॉरिटी, यानी कि
जिसमें आपका क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंटल फॉर्मल अथॉरिटी की कमी होती है, ठीक, इंडिपेंडेंटल ऑर्डर अथॉरिटी की कमी होती है, वो किस में आएंगे, तो देखिए फॉर्मल अथॉरिटी में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए बधे होते हैं, इनका काम फिक्स होता है कि यही यही काम करना होता है, तो इसीलिए इसमें फ्रीडम की देखिए कमी होती है। फिर उसके बाद से देखिए स्टाफ अथॉरिटी, तो ऑब्वियसली चौथे में आएगा आपका सम पीपल हैव राइट टू कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अदर डिपार्टमेंट एज दे आर रिलेट टू द स्पेसिफिक स्टाफ। क्लियर? तो 1 4 2 3, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। तो असर्शन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वन कैन हैव पावर विदाउट हैविंग अथॉरिटी, तो बिल्कुल करेक्ट है कि यानी कि देखिए किसी व्यक्ति के पास पावर होता है भले उसके पास अथॉरिटी हो चाहे ना हो। फिर रीजन देखिए इसका क्या कह रहा है, पीपल विथ अथॉरिटी हैव पावर बट पावर डज नॉट ऑलवेज डिनोट अथॉरिटी, तो ये भी देखिए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए जिसके पास अथॉरिटी होती है उसके पास तो फिक्स पावर होगी ही होगी, बट जिसके पास पावर होता है जरूरी नहीं है कि उसके पास अथॉरिटी हो, जैसे कि ऊपर मैंने अभी आपको बताया। तो याद रखिएगा जिसके पास अथॉरिटी होगी उसके पास पावर फिक्स होगा ही होगा, बट जरूरी नहीं है ऐसा कि जिसके पास पावर हो उसके पास अथॉरिटी भी हो। तो इसीलिए रीजन, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, यानी कि ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 120 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, लिस्टेड बिलो आर 4 लीडरशिप क्वालिटीज मेंशन्ड बाय चेस्टर बर्नार्ड, यानी कि चेस्टर बर्नार्ड द्वारा 4 लीडरशिप क्वालिटीज आपको दे रखी है, ठीक, जिसमें सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, डिसिसिवनेस, वाइटल एंड एंड्योरेंस और परस्यूएसिवनेस। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम इज देयर इंपॉर्टेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए इसको अरेंज करना है एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो, ठीक। तो इसको देखिए जो ये चारों दिया हुआ है इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, सिंपल सी चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो उसमें देखिए सबसे पहले इसमें ये हो जाएगा था वाइटिलिटी एंड एंडोसिन, फिर उसके बाद से देखिए आपका डिसिसिवनेस, फिर उसके बाद से देखिए आपका वेट अ सेकेंड, ये पहला ये दूसरा, हाँ, फिर उसके बाद से देखिए आपका परस्यूवनेस और फिर उसके बाद से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। यानी कि देखिए इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बना वो बना 3 2 4 1, 3 2 4 1 विल बी करेक्ट। यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हैसबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। यानी कि हैसबर्ग मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी के हिसाब से इन चारों में से कौन सा आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है, जॉब सिक्योरिटी, कंपनी पॉलिसी, वर्क इटसेल्फ या इंटरपर्सनल फैक्टर्स। तो हैसबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के हिसाब से देखिए जो इंटरपर्सनल फैक्टर्स है वही आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है। 112 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, माफ़ करिएगा 112 नहीं 122 है। तो कंसीडर द फॉलोइंग 3 बेस्ट नोन साइकोलॉजिस्ट हु हैव डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस। यानी कि इन 6 साइंटिस्ट में से जो 3 आपके बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविज्ञान है, जिन्होंने ह्यूमन मोटिवेशंस की थ्योरी दी है, ठीक, डेवलप की है, तो उनके बारे में आपको बताना है कि वो 3 आपके बेस्ट साइकोलॉजिस्ट कौन हैं जिसने ह्यूमन मोटिवेशंस की थ्योरी को डेवलप किया है। क्लियर? तो सिगम्युंड फ्रूड, अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हैसबर्ग, तो ये तीनों ही देखिए हैं, तो 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा जो बेस्ट की कैटेगरीज में आते हैं। 123 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, an industry in which there are few opportunities to achieve competitive advantages and each is small is। यानी कि ऐसी कौन से उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक, जो आपका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस प्राप्त करने प्राप्त करना होता है, वो जो उनके पास क्या बोलते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि ऐसा कौन सा आपका इंडस्ट्री होता है, उद्योग होता है जिसमें देखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस प्राप्त करने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बहुत कम अवसर होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने का। तो किस टाइप की आपकी इंडस्ट्रीज़ होती है, वॉल्यूम इंडस्ट्री, स्टेलमेटेड इंडस्ट्री, फ्रेगमेंटेटेड इंडस्ट्री या स्पेसिफिक इंडस्ट्री, ठीक। तो किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में
क्या बोलते हैं, बहुत कम अवसर होते हैं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, फ्रेगमेंटेटेड इंडस्ट्रीज में होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज मार्क्ड बाय स्लो मार्केट ग्रोथ रेट एंड इंटेंस कॉम्पिटिशंस। यानी कि किस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से चरण में, किस स्टेजेस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेजेस में जो मार्केट ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है, मार्केट ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये याद रखिएगा, हमेशा मैच्योरिटी स्टेजेस में होता है। 125 नंबर देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच स्पेशल प्राइसिंग टैक्टिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रमोशनल प्राइसिंग। यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी प्राइसिंग टैक्टिक्स फॉलो की जाती है फॉर द प्रमोशनल प्राइसिंग। क्लियर, प्राइस लिस्टिंग, प्राइस इंड्यूस सैम्पलिंग, लॉस लीडर प्राइसिंग या ग्रॉस बेनिफिट प्राइसिंग। ठीक, तो कौन सी इसमें स्पेशल प्राइसिंग टैक्टिक्स फॉलो की जाती है जिसको हम लोग प्रमोशनल प्राइसिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्राइस इंड्यूस्ड सैम्पलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, असर्शन और रीजन। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। द मार्केटिंग प्लान इज क्रिटिकल टू बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो बिल्कुल करेक्ट है। द बिजनेस स्ट्रेटेजी इसेंशियली रिवॉल्व अराउंड द प्रोडक्ट एंड मार्केट। हाँ, तो देखिए जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है वो आपका क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट और मार्केट्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो ये भी देखिए करेक्ट है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट। 127 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अरेंज करना है। तो ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, फिर इसको अरेंज नहीं करना, एक्चुअली करेक्ट आंसर बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू प्राइस सेंसिटिविटी। यानी कि प्राइस सेंसिटिविटी से संबंधित क्वेश्चंस है। तो वो देखिए किससे किससे अफेक्ट होता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यूनिक वैल्यू इफेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट्री अवेयरनेस इफेक्ट, टोटल इनकम इफेक्ट, संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट या प्राइस इक्विलिटी इफेक्ट। तो देखिए जो प्राइस सेंसिटिविटी की जब बात होगी तो उसमें याद रखिएगा हमेशा एक यूनिक वैल्यू इफेक्ट होगा, दूसरा संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगा और तीसरा प्राइस इक्विलिटी क्वालिटी इफेक्ट होगा। तो ये तीन चीज़ें होती हैं प्राइस सेंसिटिविटी में। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक वैल्यू इफेक्ट, दूसरा संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट और तीसरा प्राइस क्वालिटी इफेक्ट, यानी कि 1, 4, 5 डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 128 आपसे क्या कह रहा है, मार्केट इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड। यानी कि जो मार्केट इन्वायरमेंट होता है, जो विपणन पर्यावरण होता है, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है। याद रखिएगा क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स, तो ये देखिए बिल्कुल इंक्लूड होता है। कस्टमर रिलेशनशिप, ये भी देखिए होता है। क्रेडिट फैसिलिटी, ये देखिए नहीं होता है, मार्केट इन्वायरमेंट का ये हिस्सा नहीं है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी देखिए मार्केट इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है, लॉजिस्टिक्स होता है। तो 3 और 4 विल बी रॉन्ग। 129 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर पर्सनल नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट आपका अब ये रिफर करता है फॉर द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर पर्सनल नीड्स, यानी कि भविष्य में जो आपकी नीड्स होती है उस किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स होती है उससे संबंधित होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर, तो बताइए कौन सी ऐसी प्लानिंग होती है जो आपका पर्सन से रिलेट्स होती है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद रखिएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है जो आपका देखिए पर्सन से रिलेट करती है और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। 130 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ आर इनकॉम्पिटेंट, unsatisfactory and wholly unsuitable occupants of their present positions। यानी कि किस प्रकार के कर्मचारी आपके वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट पोजीशंस में, वर्तमान स्थिति में क्या बोलते हैं, अक्षम, असंतोषजनक और पूरी तरह से अनुपयुक्त होते हैं। ठीक, डेडवुड, वर्क हॉर्सेस, स्टार्स या प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन। तो देखिए वह टाइप के कर्मचारी जो आपका वर्तमान स्थिति में अक्षम, असंतोषजनक यानी कि असंतोष और पूरी तरह से अनुपयुक्त होते हैं वो आपके डेडवुड टाइप के कर्मचारी होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या कह रहा है आपसे, मैचिंग का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़िएगा। लिस्ट 1 को देखिए लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो ट्रेनिंग मेथड, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफिकेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग और ट्रेनर।
फिर यहाँ पे आपका मैच्योर एंड एक्सपीरियंस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यू मेथड, और फिर लेक्चर्स एंड फिल्म्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल था ट्रेनिंग मेथड, तो ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, लेक्चर्स और फिल्मिंग्स, तो ये आपका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफिकेशंस, तो इसमें देखिए क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू मेथड इन्वॉल्व होगा। फिर उसके बाद से ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, तो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद से ट्रेनर, जो एक मैच्योर और एक्सपीरियंस पर्सन होता है। तो 4 3 2 1 विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इन विच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द अप्रेजर ranks the employees by comparing one employee with all other employees in group 1 at a time, यानी कि किस परफॉर्मेंस अप्रेजल में, किस परफॉर्मेंस अप्रेजल विधि में जो अप्रेजर होता है वो रैंक करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, रैंक करता है वन एम्प्लॉय विथ ऑल अदर एम्प्लॉय, जिसमें क्या बोलते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उसमें देखिए एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी के साथ क्या करता है, वो रैंक करता है कि कौन सबसे बेस्ट है, कौन उससे कम बेस्ट है, कौन उससे कम बेस्ट है, समझ रहे हैं, ऐसे रैंक करता है चला जाता है। तो ये कौन सा आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड होता है वो आपको बताना है, ठीक। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, रैंकिंग मेथड, ग्राफिक रेटिंग साइट्स और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये याद रखिएगा आप लोग, जो आपका जो अप्रेजर होता है वो रैंक करता है एम्प्लॉय को बाय कंपेयरिंग वन एम्प्लॉय विथ ऑल अदर एम्प्लॉय, यानी कि एक एम्प्लॉय को देखिए सारे एम्प्लॉय के साथ क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है। तो इस टाइप के देखिए जो आपका अप्रेजल कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो आपका पेयर्ड कंपैरिजन मेथड कहलाता है, जिसमें एक एम्प्लॉय को पूरे ग्रुप के साथ क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बार्स स्टैंड फॉर, बार्स का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताना है। देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं बार्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बार्स का देखिए जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका बिहेवियरली अचॉर्ड रेटिंग स्केल्स, यानी कि डी विल बी करेक्ट। अब देखिए फिर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। तो असर्शन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जॉब रोटेशन ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ परफॉर्मिंग अ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब, यानी कि देखिए जो जॉब रोटेशंस होता है वो आपका क्या बोलते हैं, ब्रेक करता है, तोड़ता है मोनोटोनी ऑफ परफॉर्मिंग अ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब, मतलब कि क्या बोलते हैं जो हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब होती हैं उसको देखिए परफॉर्म करने के लिए जो मोनोटोनी होती है उसको क्या जॉब जो रोटेशंस होता है उसको तोड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये असर्शन बिल्कुल गलत है। जॉब रोटेशन प्लेसेस पर्सन्स ऑन जॉब रिक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड एबिलिटी, ये देखिए करेक्ट है। तो इसका आर करेक्ट हो जाएगा, ए रॉन्ग हो जाएगा। तो डी विल बी करेक्ट, आर ट्रू है बट ए फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन डिटरमाइनिंग एन अप्रोप्रिएट सैलरी स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक अप्रोप्रिएट सैलरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किए जाएंगे उसको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए लिखा है आपका डिटरमाइन अ मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंट स्प्रेड्स। तो वेल देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जब देखिए इतने बड़े बड़े पॉइंट्स आपको परीक्षा में दिखेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिएगा, सारे पॉइंट्स को अच्छे से एकदम केयरफुली पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को आंसर करने में आसानी हो, क्योंकि जब सवाल एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे तो याद रखिएगा 50% क्वेश्चन तो आप वहीं करेक्ट कर चुके हैं, बस मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन को समझना। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ के ही आप लोग आंसर करिएगा। तो 135 तो सबसे पहला देखिए सॉरी पॉइंट था आपका डिटरमाइन अ मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंट स्प्रेड्स, फिर डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन ईच सैलरी स्टेप्स, फिर रिव्यू जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर स्लॉट द रिमेनिंग जॉब्स, फिर मीट विद द कंपनसेशंस कमेटी फॉर रिव्यू एडजस्टमेंट एंड अप्रूवल, फिर वेरीफाई द पर्पज नेसेसिटी और अदर रीज़न फॉर मेंटेनिंग अ पोजीशन। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे ना, डिटरमाइन करेंगे डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन ईच सैलरी स्टेप्स, तो ये सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद से देखिए आप करेंगे डिटरमाइन अ मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज स्प्रेड्स, फिर उसके बाद से देखिए आप करेंगे स्लॉट जो रिमेनिंग स्लॉट करेंगे द रिमेनिंग जॉब्स के लिए, फिर उसके बाद से रिव्यू करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन को, फिर उसके बाद से देखिए वेरीफाई द पर्पजेस नेसेसिटी और अदर रीजंस फॉर मेंटेनिंग अ पोजीशंस, और फिर उसके बाद से मीट द कंपनसेशंस कमेटी फॉर रिव्यू एडजस्टमेंट एंड अप्रूवल। अप्रूवल हमेशा लास्ट में मिलता है सारे काम करने के बाद, तो इसलिए 5 लास्ट में होगा। तो 2 1 4 3 6 5।
ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए 136 क्या कह रहा है, द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, क्या था, आईटीआर की बात कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहा है आपसे। तो द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ कंपनीज फॉर असेसमेंट ईयर 13-14, तो 13-14 तो भूल जाइए फिलहाल। अभी हम लोग फिलहाल जो असेसमेंट ईयर हमारा इस समय जो अभी तो देखिए फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके बाद देखिए जो असेसमेंट ईयर आएगा हमारा वो 22-23 होगा। पता है ना आप लोग को, हमारा असेसमेंट ईयर 22-23 होगा, तो इसको अभी भूल जाइए 22-23। तो आपका डेट कौन सा होगा, वो ड्यू डेट कौन सा होगा जिसमें आप क्या बोलते हैं एक कंपनी के लिए आईटीआर फाइल करेंगे, ठीक, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो देखिए किसी कंपनी का आईटीआर फाइल करने की जो देखिए डेट होती है वो याद रखिएगा आपकी 31 अक्टूबर होती है। ईयर भूल जाइए, ईयर से लेना देना नहीं है। किसी कंपनी का याद रखिएगा जो आईटीआर फाइल करने की डेट होती है वो 31 अक्टूबर होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 137, देखिए क्या कह रहा है अब आपसे, विच ऑफ दैम डील्स विथ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इन चारों में से कौन सी बॉडी आपकी डील करती है स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी को लिस्टिंग के लिए, लिस्ट करने के लिए, ठीक, सूचीबद्ध करने के लिए, वो आपको बताना है। NSDL, RBI, SCRR 1957 या SCRA 1956, तो ये देखिए आपका SCRA 1956 करता है। 138 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, म्यूचुअल फंड्स बीइंग पब्लिक ट्रस्ट आर गवर्नड बाय द एक्ट, यानी कि देखिए म्यूचुअल फंड्स जो एक पब्लिक ट्रस्ट फंड्स होता है वो किस एक्ट द्वारा गवर्नड होता है वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये होता है आपका इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 द्वारा। 139 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर्स, यानी कि इसमें से देखिए कौन से पॉइंट बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो यूरो 2, यूरो 3, बेजल 1, बेजल 3 या गार, तो याद रखिएगा बेजल 3 आपका रिलेट है। 3 बेजल मानक आ चुके हैं, ये अभी इस समय हमारे इंडियन करंट में जो चल रहा है वो बेजल 3 चल रहा है। अब तक 3 बेजल आ चुके हैं, बेजल 1, बेजल 2 और बेजल 3। नेक्स्ट देखिए आपसे सिडबी प्रोवाइड्स, जो सिडबी होता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना आपकी 1990 में हुई थी, ठीक। तो सिडबी जो आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो क्या आपको प्रोवाइड कराता है, रिफाइनेंस, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, कैश क्रेडिट फैसिलिटी या फिनेंस सपोर्ट टू SSIDC। तो देखिए जो सिडबी आपको प्रोवाइड कराता है वो आपको देखिए रीफाइनेंस प्रोवाइड कराता है, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी कराता है और फिनेंस सपोर्ट टू SSIDC, यानी कि 1, 2, 4 विल बी करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 141 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एनी ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय कवर्ड बाय द टैक्स पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 exempted from the tax to the extent of least of the following, क्लियर। यानी कि कोई व्यक्ति जो देखिए ग्रेचुटी एक्ट 1972 के तहत आता है, 1972 के तहत आता है, तो ये नीचे दिए हुए पॉइंट में से कौन सा अमाउंट आपका मतलब कौन सा पॉइंट कंसीडर किया जाता है जिसमें से सबसे कम जो होता है वही आपका छूट मिलती है ग्रेचुटी में, यानी कि सबसे कम उन तीनों में कौन सा होता है जिसमें से आपको ग्रेचुटी की फिर छूट ग्रांट होती है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका लिखा है अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कैलकुलेट करते समय। फिर उसके बाद से 15 डेज ऑफ सैलरी, ये भी देखिए करेक्ट होता है, 15/26 करते थे आप लोग को, अगर याद होगा इनकम टैक्स में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी अच्छे से वीडियो इनकम टैक्स की देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद से 20 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, फिर या 30 डेज फॉर एवरी ईयर्स ऑफ सर्विसेज। और ग्रेचुटी की देखिए जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो मैक्सिममली 20 लाख होती है, तो यानी कि 1, 2, 3 विल बी ऑप्शंस। अब इन्हीं तीनों में से जो सबसे कम होता है वो उसी की आपको छूट मिलती है, तो इसका बी देखिए करेक्ट बनेगा। 142 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द डिडक्शन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशंस टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि देखिए जो फैमिली पेंशंस होती है जो आपका अदर सोर्स की इनकम में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। फैमिली पेंशंस देखिए हमेशा याद रखिएगा ये सैलरी का पार्ट नहीं होता है, ये अदर सोर्स का इनकम का पार्ट होता है, ठीक। तो उसमें देखिए जो छूट मिलती है वो कितनी मिलती है वो आपको बताना है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें देखिए याद रखिएगा 1/3 ऑफ द पेंशंस या 15,000 रुपये, दोनों में से जो कम होता है उसी की छूट मिलती है। 33%, 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3% या 15,000, दोनों में से जो कम होगा उसी की छूट आपको ग्रांट होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं 143, ध्यान दीजिए अब आपसे क्या कह रहा है, अंडर सेक्शन 35 CCA any assessees who is carrying on a business professions shall be allowed deduction of the amount expenditure incurred by way of payment of any sum to, clear।
नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल अर्बन पॉवर्टी एंड रिडक्शन फंड सेटअप एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ ए बी या नन ऑफ दिस। तो देखिए इन दोनों के लिए उसको एग्जाम्पशन मिलेगी, यानी कि सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 144 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इनकम ऑक्यूरिंग इन चाइना एंड रिसीव्ड देयर इज टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ, यानी कि कोई ऐसी इनकम देखिए जो चाइना में ऑक्योर हुई और चाइना में ही आपको रिसीव भी हुई, चाइना में ऑक्योर हुई और चाइना में ही आपको रिसीव्ड हुई, तो ये किस केसेस में भारत के लिए भारत में टैक्सेबल होगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए बोथ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, फिर उसके बाद से बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो याद रखिएगा ऐसी इनकम जो किसी दूसरे देश में आपकी अक्योर हो रही है और उसी देश में आपको रिसीव भी हो जा रही, तो ये सिर्फ याद रखिएगा ROR के लिए टैक्सेबल होती है, यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए। तो ए विल बी करेक्ट। ये सारी की सारी थ्री मैंने इनकम टैक्स में बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई थी, इसीलिए देखिए यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो उसका लिंक देखिए आपको यहाँ आई बटन पर पूरा का पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहाँ से जाइए आप लोग पुरानी वीडियो को भी जरूर अच्छे से वॉच करिए ताकि आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। which one is not an element of legal environment, यानी कि इनमें से कौन सा आपका ऐसा एलिमेंट है जो लीगल इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इसमें से देखिए जो आपका लीगल इन्वायरमेंट में नहीं है वो ये है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। यहाँ देखिए सबके एक्ट्स दिए हुए हैं लेकिन ये कोई एक्ट्स नहीं होता है। 146 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स के 4 डायमेंशंस आपको बताने हैं। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स के 4 डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा आपका होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक, दूसरा होता है आपका लिटरेसी लेवल, फिर तीसरा होता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फिर चौथा होता है आपका इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट, यानी कि यही होता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट, यानी कि 1 2 4 7 विल बी करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पब्लिक इंटरप्राइजेस इज डिफाइंड एज, यानी कि देखिए जो पब्लिक इंटरप्राइज होती है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय जॉइंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैटर्स टू द नीड्स रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटीज। आगे देख लेते हैं हम लोग। An organization in which capital is invested by the public or an organization owned and managed by public authority for defined setup of public purpose। तो ये देखिए करेक्ट है, यही आपका एक पब्लिक एंटरप्राइजेस को डिफाइन कर रहा है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस जो देखिए पब्लिक अथॉरिटी द्वारा मैनेज किया जाए और जो ये जो सेट किया जाता है वो पब्लिक पर्पसेस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, तो ध्यान दीजिएगा तब अच्छे से मैच करते हैं हम लोग। तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट और जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, हेनरी फ्योल, F.W. टायलर, ऑलिवर शेल्डन और पीटर एफ डरकर। तो देखिए सब जानते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक थे वो कौन थे, F.W. टायलर, यानी कि इनका तो भैया 2 हो गया, समझ रहे हैं ना आप लोग। और फिर आपका देखिए जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के क्या बोलते हैं जो जनक थे वो कौन थे, पीटर एफ डरकर। फिर जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका हेनरी फ्योल हो जाएंगे। फिर फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट ओलिवर सेल्डन, यानी कि 4 3 2 1, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं 149 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द ट्रू सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग में देखिए जो सीक्वेंस हमारे मतलब प्लानिंग से संबंधित जो सीक्वेंस है उसको करेक्ट ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, यानी कि ट्रू सीक्वेंस सेटअप करना है हमको, स्टेप करना है इन्वॉल्विंग इन प्लानिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इस्टेब्लिशिंग द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़, establishment of objectives, evaluating alternatives courses, determining alternative courses। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे, समझ रहे हैं। तो सबसे पहला होगा एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर देखिए हम लोग जो अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं उनको डिटरमाइन करेंगे। फिर अल्टरनेटिव कोर्सेज को देखिए इवैल्यूएट करेंगे।
फिर देखिए जो बेस्ट कोर्स होगा उसको हम लोग चूज़ करेंगे। फिर हम लोग इस्टेब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, फिर किस एक्टिविटीज़ में हमको कार्य करना है उसको करेंगे। तो 3 5 4 1 2। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 150। अब देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, while establishing relationship between Maslow and Herzberg's theory, okay, which need of hierarchy theory will fall under the hygiene factor। यानी कि देखिए आपसे क्या कह रहा है, जब हम लोग मैस्लो और हैजरबर्ग की थ्योरी में देखिए जब रिलेशंस क्या बोलते हैं इस्टेब्लिश करेंगे, तो विच नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक, तो विल फॉल अंडर द हाइजीन फैक्टर। तो ये किस फैक्टर के अंतर्गत देखिए फॉल करेगा, सोशल सेल्फ एक्विलाइजेशंस, स्टीम एंड सोशल नीड्स, स्टीम सोशल एंड सेफ्टी नीड्स, सोशल सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल नीड्स या सोशल नीड्स। तो देखिए जब आपका मैस्लो और हैजबर्ग थ्योरी को में हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, तो देखिए जो हाइजीन फैक्टर्स में आपका वो फॉल करेगा, वो करेगा आपका सोशल सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल नीड्स में, ठीक। तो हम लोगों ने देखिए आज भी कुल 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अच्छे से, ठीक। और इसके 75 क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोग को करा चुका था। दैट मीन्स 150 क्वेश्चंस देखिए हम लोगों ने कर लिए। और एक मैराथन क्लासेस में ऑलरेडी मैंने 150 क्वेश्चंस आपको कराए थे। यानी कि टोटल अब तक देखिए हम लोगों ने कॉमर्स के 300 क्वेश्चंस कर लिए। समझ रहे हैं ना, कॉमर्स के 300 क्वेश्चंस कर लिए, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स है आप सभी बच्चों के लिए जो एमकॉम के किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, चाहे वो CUET हो या किसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम हो। समझ रहे हैं, वो सब बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स है। ये सारी की सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट सेक्शंस में भी जाकर आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। तो अब तक कुल देखिए 300 क्वेश्चंस हो गए। क्लासेस देखिए मैं रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ, एक्चुअली देखिए अब कॉलेजेस खुल गए तो थोड़ा बिजी हो गया हूँ, दैट्स वाई अभी क्लासेस रेगुलरली नहीं ले पा रहा हूँ। बट आई ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आप लोगों की मैं ले सकूँ, ठीक। तो इसीलिए वीडियो पर चैनल पर बने रहे, सारे वीडियोस को अच्छे से वॉच करें। जितने भी MCQs वाले क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, तो सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग वॉच करें। सारा का सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे, मैक्सिममली 1 मंथ्स के अंदर आपका देखिए पेपर हो जाएगा। CUET का भी पेपर देखिए 1 महीने के अंदर ही निपट जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, 1 महीने के अंदर ही सबका पेपर हो जाएगा। तो यानी कि मैक्सिममली आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है, तो 1 महीने में अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए। मैं क्लासेस के थ्रू आपको डेली हमेशा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता रहूँगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को मेरी वीडियो मिल सके और आप लोग अपनी तैयारी को और भी सुगम बना सकें। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग की क्लासेस से लाभान्वित हो सकें, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लासेस में कॉमर्स की। तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।